नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 95वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरे फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका रिवीजन और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लग जाते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। देखिए, भारत में दो प्रकार की निधियां होती हैं। एक होती है भारत की संचित निधि और एक है आपकी भारत की आकस्मिक निधि। जो संचित निधि है, इसका उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया है और आकस्मिक निधि का उल्लेख आर्टिकल 267 में किया गया है। एक तो आर्टिकल का डिफरेंस है दोनों में। दूसरा डिफरेंस यह है, अगर आपको संचित निधि से, जो भारत का कंसोलिडेट फंड है, यहां से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति आवश्यक है। बिना संसद की अनुमति के आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। आकस्मिक निधि की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप यहां से पैसा निकाल सकते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था। तो भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह आर्टिकल 267 के तहत एक निधि स्थापित कर सकती है, जिसे आकस्मिक निधि कहा जाएगा। इसका गठन 1950 में किया गया था। इस वर्ष को भी आपने याद करना है, ठीक है। तो कब बनी थी आकस्मिक निधि? 1950 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। कांग्रेस के ऊपर जब कांग्रेस की स्थापना हुई, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत वहां पर कहे, अपने अपने स्टेटमेंट उन्होंने दिए, और जो कांग्रेस के सम्मेलन होते थे, इनके ऊपर भी विद्वानों ने टिप्पणी करी। इन्हीं में से एक हैं लाला लाजपत राय, जिन्होंने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी लाला लाजपत राय ने कहा, और कांग्रेस की स्थापना को लेकर के सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो दिया, वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा, ये किसने कहा था? तो एक व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार घोष। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा था, ठीक है। तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करी थी कि अगर हम मेंढक की तरह एक वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद करने हैं कांग्रेस को लेकर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने डिटेल में बात करी है, क्या था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, किसने क्या बातें कांग्रेस के बारे में कही। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं, दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 में शुरू होती है, और इसकी यात्रा इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू करी थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये पूरा मार्च था, जिसे दांडी मार्च या दांडी यात्रा कहा गया। महात्मा गांधी दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने यहां पर नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। जो दांडी यात्रा है, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी को टोटल 24 दिन का समय लगा और 385 किलोमीटर के करीब उन्होंने यात्रा यहां पर करी। तो कितने दिनों की यात्रा थी? 24 दिनों की। कितने किलोमीटर थे? 385 किलोमीटर, ठीक है। इसी दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा चर्चा में आया। इन्होंने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। कब कहा था? दांडी यात्रा के दौरान, ठीक है। कौन सा विदेशी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ था दांडी यात्रा में? उसका नाम भी आपने याद करना है, वेब मिलर इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था। देखिए, जो व्यापकगत सिद्धांत था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, राज्य हड़प नीति कहते हैं, इस नीति के तहत डलहौजी ने यह कानून बनाया कि अगर किसी देसी रियासत का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको ना तो गोद लेने का अधिकार है किसी अपने उत्तराधिकारी को, और ना ही
वो किसी और को राजा वहां पर नियुक्त कर सकता है। जो राज्य होगा, अगर वहां पर उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य सीधा अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा, अंग्रेज उसे हड़प लेंगे। इस नीति को लागू करने वाला डलहौजी था। डलहौजी ने सबसे पहले इसके तहत सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सतारा का विलय 1848 में किया गया। सतारा के बाद संभलपुर को मिलाया गया 1849 में। इसके बाद बघाट को मिलाया गया 1850 के अंदर। झांसी सबसे इंपॉर्टेंट राज्य, इसे 1853 में मिलाया और नागपुर को 1854 के अंतर्गत मिलाया गया। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को भी किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था 1856 में। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके ऊपर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार सिक्किम को भी 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जो वहां के 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया डलहौजी ने और सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सबसे पहले सतारा को इसमें मिलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा करी थी? देखिए, मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 में करी गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस घोषणा के तहत मजहरनामा के अंतर्गत किसी भी धार्मिक मामले में अकबर को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो गए थे। किसी भी चीज का विवरण देने का, किसी भी चीज को खुद से विस्तृत करने का, खुद से एक्सप्लेन करने का, धार्मिक मामलों में खुद को सर्वोच्च बना दिया था अकबर ने इस घोषणा के तहत। कब हुआ था? 1579 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? देखिए, जो आपका केंद्रीय बजट होता था, पहले केवल एक ही बजट आता था, पूरे देश के लिए आता था। कौन सा वाला अधिनियम है जिसके माध्यम से राज्यों के बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत राज्यों को अपना अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया और राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की काफी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। इसी के लिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार या कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। जो गीतांजलि है यह कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, यह क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद आपको नाम याद करना है सीवी रमन का। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में यहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है इसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है यानी मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को, वो प्रोसेस भी हमने आयरलैंड से ली है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो यह आपके आयरलैंड से नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को लिया है जिसके अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र होगा और राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जो इमरजेंसी पावर होंगी, अवशिष्ट शक्तियां होंगी, वो केंद्र में निहित होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा करी जाएगी, ये प्रावधान हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है। एक और चीज आपने यहां पर याद करनी है। यहां पर हमने लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नामांकन का मतलब यहां पर मनोनीत होने से है। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं वो प्रोसेस कहां से है? आयरलैंड। जो 12 के अलावा अदर सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उन सभी का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यों के विधानसभा के सदस्य उनको चुनते हैं। वो प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से ली है। तो निर्वाचन राज्यसभा में साउथ अफ्रीका, मनोनीत करना यह हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यानी इसे कब बनाया गया था? सूचना का अधिकार इसे बनाया गया था 15 जून 2005 को
और 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी भाषा में एमबीबीएस को शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला कॉलेज पटना में एक कॉलेज है एनआईटी, वो बना है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चोलामू झील आपके सिक्किम में है और ये सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी क्या कहलाती थी? देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान सभी प्रकार की जो कृषि भूमि होती थी उसे 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें बंजर, परौती या जिसे परती भी लिखा गया है, साथ में पोलास और चाचर होती थी। बंजर भूमि वो होती थी जिसमें 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए खेती नहीं होती थी, यानी एक बार खेती होगी फिर 5 साल के बाद खेती होती थी। परौती वो भूमि होती थी जिसमें 1 या 2 साल में एक बार खेती हो जाती थी। पोलास की बात करें, इसमें हमेशा खेती की जाती थी, यानी प्रतिवर्ष होती थी, और यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो चाचर होती थी इसमें 3 से 4 साल में एक बार खेती की जाती थी। तो कृषि भूमि का यह वर्गीकरण और ये क्या क्या भूमियां होती थी, किसमें कितने साल बाद खेती होती थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट दिन है जो लगातार आपके आते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। मार्च में जल संरक्षण दिवस है, अप्रैल के अंदर आपका अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस आता है, इसके अलावा 22 मई को जैव विविधता दिवस आता है। तो ये इंपॉर्टेंट दिन है आपके 3 लगातार जो पेपर में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है और यह 1929 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड का जो ऑफिशियल नाम है वो एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है, इसको भी ध्यान रखना। जो अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स है वो इस अवार्ड को देती है। ठीक है, एक व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऑस्कर भी प्राप्त किया और नोबेल भी प्राप्त किया? तो ऑस्कर और नोबेल दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका नाम याद करेंगे। 1925 में इन्होंने साहित्य के लिए नोबेल प्राप्त किया और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया। दूसरे व्यक्ति जिनको ऑस्कर और नोबेल दोनों मिला है बॉब डिलन है। इनको 2000 में ऑस्कर दिया गया, 2016 में साहित्य का नोबेल दिया गया। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। 1957 में इसे ऑस्कर के लिए मनोनीत किया गया था। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। भानु अथैया को एक मूवी आई थी गांधी, तो गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? आप जानते हैं हर साल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। चारों ग्रैंड स्लैम के आपके वर्ष पूछे जाते हैं, कौन किस महीने में होता है, किस क्रम में इन चारों का आयोजन होता है, क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पुराने की अगर हम बात करें, फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन आपके 1891 में शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, इसे 1905 में शुरू किया गया। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ और विंबलडन आपके 1877 में शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट आपका विंबलडन है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इनके आयोजित होने का क्रम देखें, सबसे पहले कौन सा वाला आयोजित होता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित होता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन आयोजित होता है दूसरे नंबर पे, फिर आपका विंबलडन आयोजित होता है साल में और फिर यूएस ओपन होता है साल के आखिर में। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इसमें से रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। इन 389 में से 292 का चयन प्रांतों से होना था। इसके अलावा 4 मेंबर आपके कमिश्नरी से चुनकर आने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, तब ये कुल सदस्य 299 हो गए थे, जिसमें से 229
प्रांतों से आने थे और देसी रियासतों के 70 मेंबर यहां पर रह गए थे। नेक्स्ट है, किस एक नदी को पहले सदा नीरा नाम से जाना जाता था? तो नदियों के पुराने नाम आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सदा नीरा किसका प्राचीन नाम है? गंडक नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी के अगर हम बात करते हैं, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। ठीक है। रावी नदी की बात करें, रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। चेनाब की बात करें तो इसे अस्किनी कहते थे और गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था? तो 16 महाजनपदों को लेकर भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। उन्हीं में एक और महाजनपद था अवंती। अवंती का विलय मगध में किस शासक ने किया था? यह शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने 2 महाजनपदों का विलय मगध में किया था, एक अवंती का और एक वत्स महाजनपद का। इन दोनों को याद करेंगे, किसने इनका विलय करवाया? शिशुनाग ने करवाया। इसके अलावा एक है आपका काशी और एक है आपका वैशाली महाजनपद, यानी कि जो वज्जी महाजनपद था। इन दोनों का विलय किसने करवाया? अजात शत्रु ने। और एक महाजनपद था अंग महाजनपद, इसका विलय बिंबिसार के द्वारा करवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? यह क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला, महाबलीपुरम में जो आपके स्थापत्य कला है किन शासकों से जुड़ी है? तो आप कहेंगे पल्लव शासक। यहां पर रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है और यह निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितने रथ मंदिर हैं यहां पर? 7 रथ मंदिर हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इन रथ मंदिरों को एकाशम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इनकी राजधानी कांची, या जिसे कांचीपुरम भी कहते हैं, वर्तमान तमिलनाडु में है, वहां पर इनकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है और इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की बात करें तो यह अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक की बात करें तो जो मैकॉल पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी पहाड़ी आंध्र और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहां पर जो पहाड़ी है उसे महेंद्रगिरी कहते हैं। तो इनको भी आपने याद करना है, कई बार आता है मैकॉल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी बताइए, अरावली का बताइए, सतपुड़ा का बताइए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। न सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा, इनके साथ पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते हुए चले। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। साथ में एक और बात, जो हमारी डिटेल सीरीज है और जो हमारी हिंदी की सीरीज है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इमरजेंसी की वजह से आपकी उनकी क्लासेस अभी नहीं आ पा रही है। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी जो डिटेल क्लासेस हैं ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको कंटिन्यू करें। आपका एग्जाम है 26 तारीख को। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, चाहे वो संविधान में हो चाहे आपका ज्योग्राफी के अंदर हो, उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हिंदी की भी मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, क्योंकि उसमें हिंदी का भी एक अलग सा आपका पेपर होना है, तो कोशिश करेंगे हिंदी के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो वर्णमाला वाला टॉपिक हो, चाहे वो आपके विराम चिन्ह वाला हो, संज्ञा सर्वनाम वाला हो, उनको भी एग्जाम से पहले पूरी कोशिश करूंगा कवर करने की। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चंस को आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देख सकें, अपना रिवाइज कर सकें, आपको आइडिया मिलेगा कि किस पोर्शन में आप वीक हैं, किस सेक्शन के सवालों में आप फंस रहे हैं, कैसे लॉजिक, कैसे फैक्ट को आप याद कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आपके आते रहेंगे, लेकिन डिटेल क्लासेस को जल्द शुरू करने की मैं यहां पर कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।